नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत करेंगे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और कल के दिन भारतीय जनता पार्टी ने धूम-धाम से इस दिन को मनाया भी, इस दिन को याद भी किया, उत्सव मनाया कि उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को देखें, तो हमेशा ही हमें भारतीय जनसंघ को भी याद रखना होगा। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले हिंदू महासभा के नेता थे। नेहरू ने जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था, उसमें वो मंत्री भी रहे थे और उसके बाद जो भारतीय जनसंघ की यात्रा है, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ी और उसे सबसे पहला मौका 1967 के चुनाव में मिला, जब राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के कारण कई राज्यों में सत्ता साझा करने का उसे मौका मिला। बाद में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तो जनसंघ भी उसमें सम्मिलित हो गया। लेकिन दोहरी सदस्यता के मसले पर जो जनसंघ के लोग थे वो जनता पार्टी से बाहर आ गए और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 84 के चुनाव में इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे-धीरे करके इन्होंने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या हिंदुत्व है, उसके मुद्दे को पकड़ा और ये लगातार सफल होते गए और पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार खुद अपने दम पर बहुमत भी मिला है। तो यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक गर्व का विषय हो सकता है। आज के इस पूरे अंक में हमारी यह कोशिश होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक यात्रा और उसकी चुनौतियों को समझें और हमारे साथ इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा वह यह है कि जो भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक यात्रा है, उसमें उसकी जो सफलताएँ हैं, उसके लिए हम किन कारकों को ज़िम्मेदार मान सकते हैं? क्या आरएसएस द्वारा खुद को बदलने की क्षमता को या फिर बहुत सारे टीकाकार ये कहते हैं कि गलत समय पर या अलग-अलग समय पर गलत निर्णय लेते हुए सोशलिस्टों ने काफ़ी जगह दी इन लोगों को, जिसके कारण से ये अपनी वैधता बढ़ाते गए और ये एक ऐसी स्थिति आई कि इन्होंने पूरी तरीके से केंद्र में अपने आप को कांग्रेस का सबसे प्रमुख विकल्प बना दिया। तो आप इन दोनों में से किस कारण को प्रमुख मानते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद कमल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय राजनीति में कोई भी सफलता या किसी भी देश की राजनीति में किसी भी सफलता या किसी भी विफलता का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें एक नहीं बहुत से कारक होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सफलता है उसके अंदर भी कई कारक हैं। लेकिन समय के अभाव के कारण हम सारे कारकों पे चर्चा तो नहीं कर सकते। कुछ प्रमुख बातों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं और उसके लिए थोड़ा-सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब हम भारतीय जनसंघ की बात करते हैं तो दरअसल हमें लगता है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोई बहुत ज़्यादा ही श्रेय दे देते हैं कि जैसे कि आपने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। तो इस लिहाज से तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया, लेकिन उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन नहीं किया था। उन्होंने नहीं बल्कि एक ऐसे संगठन ने भारतीय जनसंघ का गठन किया था जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी सदस्य नहीं रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। इस लिहाज से देखा जाए तो वो सावरकरवादी थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका ताल्लुक केवल एक वैचारिक किस्म का ज़रूर रहा कि वो भी हिंदुत्ववादी थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदुत्ववादी है, लेकिन उस तरीके से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से नहीं निकले थे। गुरु गोलवलकर एक राजनीतिक संगठन शुरू करना चाहते थे। उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसे नेता की जिसकी प्रतिष्ठा बहुत हो और उनके पास ऐसा कोई नेता था नहीं, जिसकी पहले से एक स्थापित राजनीतिक प्रतिष्ठा हो और वो हिंदुत्ववादी विचारधारा का हामी भी हो। इसलिए उनकी निगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे गई और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना। इस लिहाज से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जनसंघ का उद्घाटन करने का श्रेय जाता है। लेकिन जो कुछ भी जनसंघ करता था, जनसंघ के जितने भी संगठन मंत्री होते थे, जनसंघ की जो भी विचारधारा थी, जो भी उसकी राजनीतिक रणनीति थी, जो भी उसकी सांगठनिक संरचना थी, वो सारी की सारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रदत्त थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही उसको नियंत्रित करता था। गुरु गोलवलकर ने एक बार कहा था, जो एक बहुत मानीखेज बात थी जिसका मैं अक्सर अपने लेखन में ज़िक्र भी करता रहा हूँ। जब उनसे शायद ये पूछा गया होगा कि जनसंघ की उपयोगिता उनके लिए क्या है? तो उन्होंने कहा था, शायद हल्के मूड में कहा होगा, गुरु गोलवलकर ने कहा था कि जनसंघ तो गाजर की पुंगी है, जब तक बजेगी तब तक बजाएँगे, जिस दिन नहीं बजेगी उस दिन खा जाएँगे। यानी बिल्कुल स्पष्ट था
जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक भुजा थी और उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक संगठन मंत्री, जनसंघ का एक एक संगठन मंत्री संघ का जीवनदानी प्रचारक होता था और संघ से वो कर्ज भी देता था। संघ जब चाहता था तो उस संगठन मंत्री को वापस ले सकता था। 1980 में जब जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया, उससे पहले ही जनसंघ एक विचारधारात्मक नवाचार कर चुका था, जिस पे हमारी निगाह होनी बहुत जरूरी है। वो नवाचार उस वक्त हुआ था जिस समय बलराज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष थे। आज बलराम मधोक का नाम कोई नहीं लेता है। अटल बिहारी वाजपेयी की आभा मंडल में मधोक की याद बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और नरेंद्र मोदी के उभार ने तो मधोक को बिल्कुल ऐसा बना दिया है जैसे कि वो कभी इतिहास में रहे ही ना हो। लेकिन बलराज मधोक एक जमाने में जनसंघ के बहुत ही शक्तिशाली अध्यक्ष थे और बहुत लोकप्रिय भी थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे। बलराज मधोक के जमाने में जाहिर है कि संघ की प्रेरणा से ही, वो संघ के निर्देशों के तहत जो हिंदूकरण की जो थीसिस थी, उस थीसिस को जनसंघ ने भारतीकरण का नाम दिया। यानी हिंदूकरण और भारतीकरण दोनों एक दूसरे के पर्याय बन के उभरे। उत्तरोत्तर जनसंघ के और संघ के लोगों ने जो राजनीति में सक्रिय थे, हिंदूकरण शब्द का कम से कम इस्तेमाल करना शुरू किया और भारतीकरण शब्द का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। बाद में बलराज मधोक और संघ के बीच में पटरी खानी कुछ कम हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी से भी बलराज मधोक का कुछ संघर्ष हुआ, जिसमें बलराज मधोक पराजित हो गए और उन्हें फिर राजनीतिक बियाबान में जाना पड़ा और पूरी तरीके से धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले गए और जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत हावी होती चली गई। इस बीच में हमें इस दौरान में एक और शख्सियत को याद रखना होगा, वो है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय वो हस्ती थे जिनके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ राजनीतिक रूप से विकसित हुआ। ये दीनदयाल उपाध्याय ही थे जिन्होंने जनसंघ के प्रभाव क्षेत्र में, यानी जो उत्तर भारत था, उसमें जो पिछड़ी जातियां थी, उन पिछड़ी जातियों का ऊंची जातियों के साथ में एक गठजोड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उन्होंने बहुत ही मजबूत किस्म के निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश में जो जनसंघ विधायक दल के नेता थे माधव प्रसाद त्रिपाठी, उनको हटाया और उनकी जगह कल्याण सिंह को उन्होंने बैठाया, जो कि लोधी राजपूत जाति के नेता थे। इसी से उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो एक द्विज जाति के नेता, उसके नेता थे जनसंघ विधायक दल के, उनसे भी उन्होंने इस्तीफा दिलवाया और उनकी जगह महादीप सिंह शाक्य को नेता बनाया। इस तरीके से लोधी और शाक्य बिरादरी, यानी लोधी और काची बिरादरी जो है, उसको उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनसंघ के साथ जोड़ दिया। आज तक ये दोनों बिरादरियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी जो सोशल इंजीनियरिंग 60 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय ने की थी, आप समझ लीजिए वो कितनी दूरगामी दृष्टि से प्रभावी साबित हुई। ये एक जनाधार जनसंघ के साथ आज भी बना हुआ है। तो जो पिछड़ी जातियां थी, पिछड़ी जातियों में जो यादव समाज था, यादव समाज समाजवादियों की तरफ गया और लोधी और काची समाज, यादव समाज सबसे बड़ा था और लोधी और काची समाज का रुझान जनसंघ की तरफ गया। तो इस तरीके से पिछड़ी जातियों का जो वोटिंग आधार था, वो 60 और 70 के दशक में ही बट चुका था। या आप कह सकते हैं कि रुझान तय हो गए थे कि कौन किस तरफ जाएगा और भविष्य में भी ये रुझान मोटे तौर पर कायम रहा। जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब भी इस रुझान को कायम रखा गया। इस रुझान का एक विचारधारात्मक आधार था। वो विचारधारात्मक आधार आप गुरु गोलवलकर और उसके बाद बाला साहब देवरस के एक ही बातों में और उनके जो उद्बोधन थे संघ के स्वयंसेवकों के लिए, उनके अंदर अगर आप पढ़ें, ध्यान से अध्ययन करें, तो वो साफ निकल के आ जाएगा। वो लोग बार बार कहते हैं कि भारत में शूद्र समाज एक दमित और उत्पीड़ित समाज नहीं है, नहीं इतिहास की दृष्टि से शूद्र समाज एक दमित और उत्पीड़ित समाज है। शूद्र होना अपने आप में कोई कमतर किस्म की बात नहीं है। शूद्र होना अपने आप में कोई अपमानजनक किस्म की बात नहीं है। इस बात को वो लोग बार बार कहते हैं और उसके लिए उन्होंने जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, इसके अंदर विराट पुरुष के ही 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। उसमें बताया गया है कि पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस बात को लेकर जो वर्ण व्यवस्था के आलोचक हैं, वो बार बार कहते हैं कि पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस पुरुष सूक्त में शूद्रों को
निम्नतर स्थिति में बांटा गया है, और जो 4 हैं उसमें सबसे शीर्ष में ब्राह्मण हैं, उसके बाद राजपूत आते हैं, और उसके बाद वैश्य समाज आता है, और सबसे आखिर में शूद्र आते हैं, और शूद्रों का काम सेवा करना है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने, उससे पहले गुरु गोलवलकर ने, फिर बाला साहब देवरस ने और दीनदयाल उपाध्याय ने बार बार इस बात को कहा कि ये इस पुरुष सूक्त के विराट पुरुष को हमें टोटलिटी में देखना पड़ेगा। टोटलिटी एक विचारधारात्मक पद है, ये जो सारी दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में टोटलिटी के विचार का इस्तेमाल होता है। यानी पूरे समाज को, किसी प्रकरण को, पूरे समाज को एक समग्र दृष्टि से हमें देखना चाहिए, एक आवयविक यानी आंगिक दृष्टि से, ऑर्गेनिक दृष्टि से उसको देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें कौन चीज ऊपर है, कौन चीज नीचे है, पदानुक्रम के रूप में उन्हें नहीं देखना चाहिए। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में पैरों का भी उतना ही महत्व है जितना उसके हाथों का महत्व है, या जितना उसके मस्तक का महत्व है, जितना उनके वक्ष का महत्व है, उतना ही पैरों का भी महत्व है। इसलिए पैरों के महत्व को कमतर करके नहीं आंका जा सकता। फिर वो लोग इतिहास की बात करते हैं कि भारत के इतिहास में शूद्र समाज के राजाओं ने कितने बड़े बड़े कितने राजवंशों की स्थापना की, और सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने भारत में चक्रवर्ती सम्राट की तरह राज्य किया। तो इस तरह की बहुत सी बातें उस पूरे हिंदुत्ववादी विचारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, उनकी बात से निकल कर आती हैं। तो शूद्र समाज की ऐतिहासिक उपलब्धियों और उसके संख्या बल और हिंदू समाज में उसके महत्व का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा और उनके विचारकों द्वारा लगातार मूल्यवर्धन किया गया। उन्होंने कभी अम्बेडकरवादियों द्वारा, फुलेवादियों द्वारा या वामपंथियों द्वारा कही गई इस बात को नहीं माना कि शूद्र समाज कमतर स्थिति में है और वो ब्राह्मणों की या द्विज यानी जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार है, ऐसी जातियों की ताबेदारी में है। इस बात का वो लगातार खंडन करते रहे, और उन्होंने शूद्र समाज को यह आश्वासन दिया कि अगर वो जनसंघ में या भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उन्हें राजनीति में एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्राप्त होगा। उनको ऊंची जातियों के मुकाबले एक कमतर स्थिति में नहीं रहना पड़ेगा। और इस आश्वासन को देने में उन्होंने कभी कोई हिचक नहीं की। वो लगातार इस आश्वासन को देते रहे, और इस आश्वासन के चलते जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक तरह का जातीय युद्ध भी चला। यानी ये जो इस जातियों में आपसी जो प्रभुत्व का संघर्ष है वो भी चला। उसमें कई बार ऐसा लगा कि द्विज जातियां जीत रही हैं, कई बार ऐसा लगा कि नहीं, द्विज जातियां नहीं जीत रही हैं, बल्कि जो पिछड़ी जातियां हैं या कथित रूप से शूद्र जातियां हैं वो सामने आ रही हैं। इसीलिए आज धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से ओबीसीआइजेशन हो गया है। यानी भाजपा का जो सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी, वो भी गर्व के साथ कहता है कि हम शूद्र समाज यानी पिछड़े समाज से आए। और अब बड़े पैमाने पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में शूद्र जाति की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं की, उस जाति से आने वाले जनप्रतिनिधियों की, एमएलए विधायकों की या सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अब जो ब्राह्मण जाति के मतदाता हैं या राजपूत जाति के मतदाता हैं या वैश्य जाति के मतदाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट नहीं देते कि वो द्विज जातियों की समर्थक है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देते हैं कि वो राजनीति में हिंदुओं की प्रमुखता की दावेदार है, इसलिए वोट देते हैं। तो ये माहौल बनाने में पिछले लगातार परिश्रम करते हुए भाजपा और उसके रणनीतिकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में कामयाब रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जिस तरह उन्होंने शूद्र जातियों को अपनी ओर खींचा है। और यहां मैं शूद्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उन जातियों को कमतर दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विमर्श है कैसा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श की खूबसूरती है, उनकी अपने राजनीतिक लाभ के लिहाज से मैं कह रहा हूं खूबसूरती है कि वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो पिछड़ी जातियों के नेता या कार्यकर्ता भाजपा में आए, वो ब्राह्मणवाद विरोधी राजनीति और ब्राह्मणवाद विरोधी जो एक तरह की लफाजी की जाती है राजनीति में, उस लफाजी का इस्तेमाल न करें।
अगर पिछड़ी जातियों या दलित जातियों के कोई नेता आके ब्राह्मणों के खिलाफ भाजपा के अंदर बोलते हैं तो उसको चुप कराया जाता है। इसी तरीके से जो ऊंची जातियों के लोग हैं वो शूद्र जातियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो इस तरह से वो बिना कोई जातिवाद विरोधी संघर्ष चलाए हुए, बिना जाति तोड़ो का नारा दिए हुए राजनीति के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोशिश करते हैं कि जातियों का संघर्ष ना होने पाए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरू से बहुत ज्यादा कोशिश रही है। मैं समझता हूं कि उनकी सफलता के अगर कई कारण हैं, शीर्ष पे अगर कोई कारण है तो सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने शूद्र जातियों को अपनी ओर खींचने में सफलता प्राप्त की है और द्विज जातियों के साथ में उनका एक सफल गठजोड़ बनाया है, एक ऐसा गठजोड़ बनाया है जो 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है, लगातार चुनाव दर चुनाव परिभाषित कर रहा है और ये गठजोड़ टूट नहीं पा रहा है। विपक्ष, यहां तक कि जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी, जिनका दावा था कि वो पिछड़े वर्ग की नेता हैं, पिछड़े वर्ग की एकता करना चाहती हैं, चाहे वो लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, या मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी हो, या नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये इन तमाम जातियों को पिछड़ी जातियों का एक हिस्सा ही मिलता है। बाकी लोग धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कहीं ज्यादा और कहीं कम, और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और एक बार जो समुदाय और जाति भाजपा के साथ जुड़ जाती है, वो पूरी तरीके से उसकी वापसी वहां से नहीं होती। उसका कुछ हिस्सा कभी आ सकता है किसी नेता के प्रभाव में, या किसी घटना के प्रभाव में, या किसी राजनीतिक रणनीति के जरिए उससे छीना जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि छीना नहीं जा सकता, लेकिन उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा वो एक बार भाजपा में चला जाता है तो वो भाजपा में रह जाता है। तो ये एक बहुत भाजपा की जीत का एक बहुत बड़ा कारण है। और उसमें जो लोहिया और जेपी वाला सवाल का जो अंश था, तो आप उसको एक बड़ा कारण नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि आप नहीं, ये सब देखिए, लोहिया और जेपी, ये कोई भी पार्टी, मैं मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र समुदायों का लोकतंत्र है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं और मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए अनगिनत उदाहरण है। ये डेमोक्रेसी जो है वो कम्युनिटीज की डेमोक्रेसी है। जो पार्टी विभिन्न समुदायों को अपने साथ जोड़ने में समर्थ होगी उसका लगातार विस्तार होगा, और जो पार्टी समुदायों को नहीं जोड़ पाएगी, किसी भी तरीके से जोड़े, आरक्षण का प्रलोभन देके जोड़े या किसी भी तरीके से जोड़े, हिंदुत्व का प्रलोभन देके जोड़े, एक भव्य हिंदू परंपरा में शामिल किया जाएगा, उसमें उनको एक समान दर्जा मिलेगा, इस प्रकार का आश्वासन देके जोड़े, गवर्नेंस से संबंधित कोई आश्वासन देके जोड़े, आर्थिक सब्सिडी का कोई प्रलोभन देकर जोड़े, किसी भी तरीके से जोड़े, अगर वो किसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है पार्टी, तभी पार्टी का जनाधार विस्तृत होता है और तभी वो आगे बढ़ती है। कुछ पार्टियां कुछ समय के लिए कुछ समुदायों को अपने साथ जोड़ लेती हैं, लेकिन उनको लगातार अपने साथ वो नहीं रख पाती, क्योंकि उनके पास वो विचारधारात्मक चीज नहीं होती जिसके साथ कोई समुदाय जज्बाती तौर पर जुड़ सके। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा होने के कारण उसके पास हिंदुत्व का वो विचारधारात्मक आकर्षण है। वो हर व्यक्ति को ये भरोसा मिलता है उसमें आने के कि जो भव्य हिंदू परंपरा है, उसका अंग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मतलब है वोट प्राप्त करना, सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करना, ये सब तो है ही उसका मतलब। उसका मतलब ये भी है कि जो एक उभरता हुआ हिंदुत्व है सारे देश में और एक बनता हुआ विमर्श है, उसका अंग बनकर वो भव्य हिंदू परंपरा का भी अंग बन जाएगा। ये अलग बात है कि भव्य हिंदू परंपरा ब्रिटिश प्राच्यवादियों ने बना के हम लोगों को थमाई थी, ये उस तरह की नहीं है जिस तरह का हिंदू समाज है। लेकिन जो भी हो, इस चीज का एक राजनीतिक महत्व है और इस राजनीतिक महत्व का दोहन करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने काफी कामयाबी प्राप्त की। जी। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा वाजपेयी के दौर की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के दौर की भारतीय जनता पार्टी के। तो ये माना जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे या भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे, तो वो कुछ उदारवादी किस्म के थे और लाल कृष्ण आडवाणी थोड़े हार्डलाइनर थे। अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हार्डलाइनर जैसी चीज़ ही बची है और उनसे मोदी से ज़्यादा आगे योगी को देखा जाता है। तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये विश्लेषण करने के बहुत
मैं मैं किसी के ऊपर कोई कठोर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं इन बातों को विश्लेषण करने का एक छिछला तरीका मानता हूं। मैं मानता हूं इससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें भारतीय भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखना है तो उसके साथ साथ हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विकास पर भी निगाह रखनी होगी। भाई, भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकती थी अगर बाला साहब देवरस ने 1974 में वसंत व्याख्यान माला के तहत पहली बार वर्णाश्रम धर्म की वकालत करने की किसी भी कोशिश को खारिज न कर दिया होता। और उसके बाद जिस तरीके से बाला साहब देवरस के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आदिवासियों में, दलितों में, शहरी गरीबों में, झुग्गी झोपड़ी वालों में तरह तरह के संगठन बनाकर संघ के काम का विस्तार किया, उस विस्तार का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। और वो लाभ मिलने में समय लगता है। धीरे धीरे कर उस काम का एक संचित परिणाम आया और एक ऐतिहासिक क्षण पे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए 2014 में दावा पेश किया गया, तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उस संचित परिणाम का लाभ उनको मिला। अब आप कल्पना कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री होते। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक गठजोड़ सरकार के मुख्यमंत्री थे जिसमें हम प्रधानमंत्री थे। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें तमाम अपने घटक जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के विभिन्न घटक थे, उन विभिन्न घटकों पर निर्भर रहना पड़ता था। ध्यान कीजिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ किन परिस्थितियों में बना था? इन परिस्थितियों में बना था कि कोई भाजपा को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। भाजपा एक तकरीबन अछूत पार्टी थी। उसकी वजह से एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। एक सरकार 13 दिन में गिर गई थी, एक सरकार उसके बाद में गिरधर गोमांगो के वोट से गिर गई थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए जरूरी था कि वो अपने आप को अछूत से सर्व स्वीकार्य बनाएं। सर्व स्वीकार बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये नीति बनाई कि उनके 3-4 जो महत्वपूर्ण विचारधारात्मक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। उन्होंने कश्मीर का सवाल, गो हत्या का सवाल, ये सब, इन सवालों को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसकी वजह से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग, रामविलास पासवान जैसे लोग, जिन लोगों का कभी भी संघ से या भारतीय जनता पार्टी से, हिंदुत्व की विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं था, ये लोग जो कांग्रेस से अपने आप को परेशान महसूस करते थे या गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के गर्भ से वो जो लोग निकले थे, और वो लोग पिछड़ी जातियों के नेतृत्व का जो आपसी संघर्ष था उसमें भी अपने आप को कोने में पाते थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। उसी दौरान कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टियां जो परेशान रहती थी, बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। इस तरीके से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की रचना हुई। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने के प्रधानमंत्री थे जब उन्हें यह गठजोड़ राजनीति चलानी थी। आप कल्पना कीजिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता। उनको 170, 80, 190 या 200 से कुछ कम सीटें प्राप्त होती और फिर से एक गठजोड़ बनता और उस सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा उस गठजोड़ की नायक बनती और फिर वो सरकार में आते। तो उस वक्त आप एक अलग तरह के नरेंद्र मोदी को प्राप्त पाते। अगर उन्हें सरकार का नेतृत्व करना होता तो उनकी मजबूरियां होती, वो फिर नए अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में हम लोगों के सामने आते या कोई और आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखिए, नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान बार बार कहते भी थे, वो कहते थे कि लोग मेरे नाम पे वोट देना चाहते हैं, दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कितने वोट मिलेंगे। उन्हें इतने वोट मिले कि उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। जब एक बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया और उनकी अकेली सरकार बनी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को बनाए रखा। वो चाहते तो अकेले ही सरकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आधार को विस्तृत करने के लिए और अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उन्हें कई राज्यों में अपनी राजनीति की भी चिंता थी, उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को बनाए रखा। लेकिन जाहिर है कि अब उनके लिए जरूरी नहीं रह गया था कि वो अपने उन विचारधारा मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाले रखें। फिर भी आप देखिए, उन्होंने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में भी इन मुद्दों के ऊपर कोई खास पहलकदमी नहीं दिखाई। जब वो दूसरा चुनाव जीत गए, तब आप देखिए कि ये पहलकदमी सामने निकल के आती है। तब ज्यादा पहलकदमी निकल के आती है। जैसे जैसे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई,
वो अपनी स्थिति के प्रति और विश्वस्त हुए, उन्हें लगा हमारा न केवल वर्तमान सुरक्षित है बल्कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। तब जाकर उन्होंने अपने उन विचारधारात्मक मुद्दों को ठंडे बस्ते से निकाला और एक-एक करके उन्होंने उसे लागू करना शुरू किया है। अब कश्मीर पे वो जो चाहते थे वो कर दिया है उन्होंने, हैं? गोरक्षा के सवाल पे भी वो बात कर चुके हैं और अब जो राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर वाला मुद्दा भी उन्होंने उसको भी उन्होंने लागू कर दिया है। अब समान नागरिक संहिता वाले मुद्दे को ही लागू करना बाकी रह गया है। तो हिंदू राष्ट्र के जो विभिन्न जिनको वो हिंदू राष्ट्र के पिलर, हिंदू राष्ट्र का स्तंभ मानते थे जिन मसलों को व्यवहारिक रूप से, उसमें से केवल एक ही चीज बाकी रह गई है। मुझे पक्का यकीन है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो समान नागरिक संहिता को भी लागू कर दिया जाएगा। और इसमें आप उनकी राजनीतिक रणनीति को ध्यान से देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा संगठन है या उसमें बड़े-बड़े विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, ये तो उनकी कमी है, उनके पास ये लोग नहीं है। इसीलिए वो किसी काम को दीर्घकालीन दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से बहुत नफीस तरीके से नहीं कर पाते। कई बार लगता है कि इनके कार्यकलाप जो हैं बहुत ही भोंडे किस्म के हैं, बहुत फूहड़ किस्म के हैं, वो वैसी भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहे जो कि इतनी शक्तिशाली पार्टी को और इतने शक्तिशाली नेता को इस्तेमाल करना चाहिए था। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास पे गौर करें तो आप पाएंगे कि उनकी विचारधारा ही उनकी रणनीति है, उनकी रणनीति ही उनकी विचारधारा है और उसके अंदर एक बड़ी सरलता है, कोई पेचीदगी नहीं है उसके साथ में। 10, 15, 20 वाक्य हैं। अगर उन 10, 15, 20 वाक्यों को कोई आदमी याद कर ले तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवक्ता हो सकता है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम कार्यकर्ताओं से बात करें तो बार-बार वो कहेंगे ये स्पष्ट हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। यानी उनके लिए हर चीज स्पष्ट है। किसी भी किस्म का भ्रम, अस्पष्टता, कोई पेचीदगी, इन सब के ऊपर वो लोग नहीं गौर करते। तो ये एक ऐसी स्थिति। अभी देखिए जो हम लोगों ने जो अभी 1-2 दिन पहले जिस विषय पर चर्चा की थी, एनसीईआरटी की जो इतिहास की, राजनीति शास्त्र की पुस्तकों से जिन तमाम बातों को निकाला गया है, तो हम लोग चर्चा की थी कि भाई अगर उनके पास अच्छे इतिहासकार होते तो वो अपनी विचारधारा का समर्थन करने वाले दक्षिणपंथी इतिहासकारों की पूरी कतार खड़ी कर सकते थे और उनको पूरा प्रोजेक्ट दे सकते थे कि आप एक समांतर इतिहास की रचना कीजिए। अब तो 9 साल हो गए उन्हें सत्ता में आए, अभी तक तो काफी कुछ इतिहास की रचना हो चुकी होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया कि वास्तव में ये करने की क्षमता नहीं है उनके पास। अभी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ऐसा। जी? अभी एक प्रोजेक्ट ऐसा शुरू हुआ है, कुछ हमारे साथी गए हैं उसमें। हाँ, ठीक है। अब 9 साल बाद वो प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो तो आगे अभी 10-12 साल और लगेंगे उसके अंदर। भाई इतिहास तो एक साल में या 6 महीने में नहीं लिखा जाता। कुछ तो समस्या है ना उस पूरे जो उनका बौद्धिक पक्ष है? कुछ समस्या है ना, जो पेचीदगी से भरी हुई चीजें हैं, जहां जटिलताएं हैं, जहां उलझने हैं, जहां आप एक बहुत सादा और सरल सी बात कहकर अपना काम नहीं चला सकते, जहां आप डिस्कोर्स एक काफी जटिल चीज होती है, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं आपस में, तो वो इन क्षमताओं से, ये क्षमताएं उनकी नहीं है। इस मामले में उनका हाथ बहुत साफ नहीं है। इसीलिए तो वो एनसीईआरटी किताबों में ये लाइन निकाल दो, फलाना शब्द निकाल दो, फलाना अध्याय निकाल दो, इसको आधा कर दो, इसमें से एक पैराग्राफ निकाल दो, ये सब वो क्यों कर रहे हैं? उन्हें ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्हें साफ कहना चाहिए था कि ये सब दोषपूर्ण चीजें हैं और हम इसका एक समांतर विद्वानों की, विद्वत्ता की एक समांतर दुनिया खड़ी करना चाहते हैं। अगर ये क्षमता उनके अंदर होती तो उन्होंने कभी कर दिया होता इसको। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। अगले साल वो अपनी शताब्दी मनाएंगे। जब भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही थी, उसी वक्त मोहन भागवत अपने हमख्याल बुद्धिजीवियों और इसी तरह के लोगों के साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग के बारे में भी अखबारों में छपा है। उसमें उनका कहना यह था कि हमें इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए कि संघ लोगों के बीच में सर्व स्वीकार बने, लोग संघ को समझ पाएं और ये समझ पाएं कि ये कितना समावेशी संगठन है और इसकी समावेशिता को हम लोग बढ़ा पाएं। तो जब उनके 100 वर्ष पूरे होंगे तब वो चाहते हैं कि उस वक्त तक अगले एक साल में इस तरह की कोई वो मुहिम चलाएं जिससे वो 3 खूबियां संघ के अंदर और दिखा पाए।
एक छोटा सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ, समय वैसे बिल्कुल, हो गया है। बिल्कुल। वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि एक बार-बार वीडियो चलता है, मैं वाजपेयी और मोदी वाली तुलना पे फिर से वापस आऊँगा, जिसमें वाजपेयी कहते हैं कि मैं अगर पार्टी तोड़कर सत्ता मिले तो मैं चिमटे से भी ऐसे सत्ता को छूना नहीं चाहूँगा। और अभी जो सरकारें तोड़कर भाजपा लगातार अपनी सरकार बनाती है, बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा हुआ है और बहुत सारे उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भ्रष्ट नेता पे कभी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो एक चीज़ है, क्या चुनावी जीत इन सारी कमियों को ढक सकती है? एक तो सवाल ये है। दूसरा सर इसका एक और आयाम मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है, वो एक सैचुरेशन की स्थिति में जा रहा है, जहाँ वो कुछ और नया उनको करना पड़ेगा? ये 2 आखिरी सवाल। देखिए, स्थिति यह है कि इस वक़्त भारतीय राजनीति जिस मुकाम पर खड़ी हुई है, वहाँ दोनों पक्ष एक-दूसरे पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं। आम तौर पे होता ये था कि केवल विपक्ष सत्ता पक्ष पे भ्रष्ट होने का आरोप लगाता था, हैं? लेकिन विपक्ष चूँकि बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रह चुका है, किसी न किसी रूप में, कभी राज्य में, कभी केंद्र में, हैं? तो नरेंद्र मोदी का तर्क ये है कि ये लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट हैं, इन्हें डर है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसलिए हमारे खिलाफ ये गोलबंद हो रहे हैं और हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अदानी के मसले को लेकर विपक्ष इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये लोग भ्रष्ट हैं। तो अब दोनों पक्ष एक-दूसरे को भ्रष्ट कह रहे हैं। चुनाव में करीबन 300 साढ़े 300 दिन बाकी है हुँ, और अब जनता के सामने खुला हुआ है कि जनता किसके कहने पे यकीन करती है। विपक्ष भी पूरे ऊंची आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ कह रहा है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं, उन्होंने अदानी को विशेष फायदा उठाया है और भी तरह-तरह की बहुत हद तक बातें की जा रही हैं। हम लोग इन बातों के ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं हुँ, और नरेंद्र मोदी भी दिन-रात ये कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के कार्यक्रम में कहते हैं कि एक भी भ्रष्ट को मत छोड़ना चाहिए, कितना भी वो ताकतवर क्यों ना हो। तो अब ये देखने की बात है कि जनता किसके ऊपर यकीन करेगी। अगर जनता के मन में, जनता से मेरा हमेशा मकसद होता है वो लोग जिनकी राजनीतिक निष्ठाएं अभी तय नहीं है, यानी जो लोग ऐन मौके पर सोच के वोट देते हैं। ऐसे 15 से 10 से लेके 20-25% लोग होते हैं हर चुनाव में। जब ज्यादा ध्रुवीकरण होता है तो उनकी संख्या कम हो जाती है, जब कम ध्रुवीकरण होता है तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। जो फेंस सिटर है, जो बीच में है, हुँ, इन लोगों के दिमाग में जब अगर ये आ गया कि अदानी को गलत फायदा पहुंचाया गया, उस देश का नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, भारत की छवि बिगड़ी है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। तो ये लोग, इन लोगों के दिमाग में जैसे ही सवालिया निशान आएगा, वैसे ही वो नरेंद्र मोदी को दिए जाने वाले वोट पर दोबारा सोचना शुरू कर देंगे और वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात पे विश्वास किया तो एन मौके पर सब उधर चले जाएंगे। और याद रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी को 2 बार बहुमत जरूर प्राप्त हुआ, लेकिन एक बार 31% वोटों से प्राप्त हुआ है, दूसरी बार 37-38% वोटों से प्राप्त हुआ है। कांग्रेस को जब भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, उसके वोट प्रतिशत 40% और उससे ऊपर रहे, 45% रहा है और भी रहा है। उसका वोट काफी, उसे काफी वोट मिलता रहा है कांग्रेस को जब पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। तो अभी वोटों की गोलबंदी जितनी कांग्रेस अपने पक्ष में कर पाती थी, जब कांग्रेस अपने शिखर पे थी और पूर्ण बहुमत की बार बार सरकार बनाती थी, उससे नरेंद्र मोदी बहुत पीछे है। तो अब अगर नरेंद्र मोदी का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है, उसका विस्तार होता चला जाता है नरेंद्र मोदी के प्रभाव का, तो फिर वो कांग्रेस को जो मत प्रतिशत मिलता था उसकी तरफ बढ़ेंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका मत प्रतिशत कम होगा, वो 37% से नीचे आएगा। ये सब इस बात पर निर्भर होता है कि कौन सा पक्ष जनता को अपनी बात समझाने में सफल रहता है। जी। तो कुल मिलाकर जो आज की हमारी चर्चा है उसमें इस बात पर काफ़ी अभय सर ने जोर दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है उसे सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित ना करके जो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो वैचारिक संवाद है, जो उसके पुराने नेताओं यानी जनसंघ के नेताओं और आरएसएस के लोगों की जो एक वैचारिक रूप से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, लोगों को समायोजित करने की जो प्रवृत्ति है, उस पर भी ध्यान देना होगा और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ही सरलीकृत से निष्कर्ष हम निकालते रहेंगे। तो आज की इस चर्चा के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगले अंक में मिलेंगे और अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।